हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए 50 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लाया हूं, जो कि मंडे टू सैटरडे चलता है। इसमें 50 क्वेश्चन रहते हैं और 50 क्वेश्चन के काफ़ी अच्छा तरीक़ा से डिस्कशन किया जाता है, जो कि आपका जो भी एग्ज़ाम आगामी होने वाला है 68वीं बीपीएससी पीटी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, जो भी वनडे एग्जाम होगा इस सीरीज से आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसमें जो 50 क्वेश्चन रहते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछा हुआ ही क्वेश्चन दिया गया है। और किसी भी एग्ज़ाम के लिए 60% आपको प्रीवियस क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपका प्रीवियस क्वेश्चन पर पकड़ हो जाता है तो आप एग्जाम में 60% इस बुक से कवर कर सकते हैं, और 10% एक्स्ट्रा आप अगर बना के आते हैं तो आपका रिजल्ट 100% सुनिश्चित रहेगा किसी भी एग्जाम के लिए। तो जीके जीएस के इस सीरीज में आप पार्टिसिपेट जरूर हो। सुबह में या 50 क्वेश्चन का चलता है और उसके बाद 11 बजे बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस का मॉडल सेट प्रैक्टिस टेलीग्राम में डाल दिया जाता है और उसका डिस्कशन यूट्यूब पर उपलब्ध करा दिया जाता है 2 से 3 बजे के बीच में दोपहर में। वहाँ से आप वीडियो से क्वेश्चन को मिलाएं और आपका कितना नंबर आ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। किसी भी सेट को बनाने से आपको तभी फ़ायदा होगा जब उसका आप अच्छे से डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करने से होता क्या है कि जो क्वेश्चन आपसे आज गलती हुआ है और अगले सेट में अगर वही क्वेश्चन रिपीट करता है तो आपसे वह गलती होने की संभावना नहीं रहेगी, और अगर आप डिस्कशन नहीं करेंगे तो क्वेश्चन आपसे फिर गलती होगा। तो अच्छे से डिस्कशन करें, आप ज़रूर सफल होंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जो भी ईमानदारी से पढ़ता है, थोड़ा सा समय लगता है लेकिन वो ज़रूर सफल होता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, सफलता के लिए कड़ी मेहनत करना पड़ता है, एक रूम में एकत्रित होकर पढ़ना पड़ता है, तभी सफलता मिलती है। शाम को आपको ग्रुप डिस्कशन चलता है, उसमें भी आप पार्टिसिपेट हो, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। 6:30 बजे ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होता है और 8 बजे तक चलता है। उसमें लमसम आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस से क्वेश्चन पूछा जाता है। 500 क्वेश्चन पूछा जाता है। डिस्कशन के साथ उसमें सारे चीज़ को आपके सामने पेश किया जाता है। तो नए लोग जो भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाइएगा तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। और टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है। और वीडियो को कभी भी बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। किस अखबार या पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? कौन सा अखबार था या पत्रिका था जो कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समर्थन किया था? भरत मिहिर, सोम प्रकाश, पायनियर और द हिंदू। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा पायनियर। मैंने कल पत्रिका के बारे में भी आपको ग्रुप डिस्कशन में बताया था, और देखिए आज सेट में आपके सामने क्वेश्चन भी आ गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंगस, रॉबर्ट क्लाइव और लॉर्ड ब्लेजली। तो किसके शासन काल में हुआ था? तो वारेन हेस्टिंगस के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल की बात करें तो अस्थायी बंदोबस्त इनके शासनकाल में आया था, और लॉर्ड ब्लेजली के शासनकाल की बात करें तो 1799 में इनका शासनकाल था, और इन्हीं के शासनकाल में चौथा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, जिसमें चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, मराठा नहीं मैसूर युद्ध था, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3। उस्ताद मंसूर किसके दरबार का प्रमुख चित्रकार थे? उस्ताद मंसूर जो था किसके दरबार के प्रमुख चित्रकार थे? अकबर के, बाबर के, जहांगीर के और शाहजहां के। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि जहांगीर के। जहांगीर के चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता था। अकबर की बात करें तो अकबर के हिंदी के स्वर्णकाल कहा जाता था, और बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में हुआ था, और इनका मकबरा आपको काबुल में है, और बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था, और शाहजहां के स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4। द्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य और निम्बकाचार्य। तो यहाँ पर पूछा है कि द्वैतवाद का आपको माधवाचार्य थे, विशिष्ट के थे रामानुजाचार्य। क्वेश्चन नंबर 5। दीवाने
कोही विभाग की स्थापना किसने की थी? यह क्वेश्चन 24 से 46 का जो दरोगा का एग्जाम 2213 का हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। दीवान कोही मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन बलमन, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक। दीवान कोही आपको मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी का संबंध बाजार नियंत्रण और नगद वेतन से संबंधित है। और बलबन की बात करें तो सिजदा एवं पैबोसा बलबन ने चलाया था। और फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का सबसे ज़्यादा जाल बिछाया था। क्वेश्चन नंबर 6, लोहार वंश के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? पुष्यवर्मन, संग्रामराज, गोविंद चंद्र और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो लोहार वंश के संस्थापक आपको ऑप्शन बी यानी कि संग्रामराज था। क्वेश्चन नंबर 7, किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों में विजेता बताया था? किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? तो अमरनाथ, तारकनाथ, तारानाथ और विलियम्स जोन्स। तो कौन सा वो विद्वान था? तो इसका आंसर हो जाएगा तारानाथ। क्वेश्चन नंबर 8, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर जो है वो कहाँ पर है? कांचीपुरम में, तंजौर में, एलोरा में और मानेखेट में। तो बृहदेश्वर मंदिर की बात करें तो तंजौर में है। कांचीपुरम आपको तमिलनाडु में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं की जन्म का निंदा करता है? कन्याओं के जन्म का निंदा करता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म का निंदा करता है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 10 से 28 मंडल है और 10,462 ऋचाएँ हैं। सामवेद का संबंध आपको गाना बजाना से है और यजुर्वेद को गद और पद दोनों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता है? यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली को कुटनी, शाश्वत, आमुज और विश्वपति। तो उसे कहा जाता है आमुज। क्वेश्चन नंबर 11, किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना चाहिए? किस ग्रह का विशिष्ट गुण जो है उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना चाहिए? मंगल, बुध, शुक्र और शनि। इसका आंसर हो जाएगा आपको बुध। बुध और शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। मंगल के 2 उपग्रह है, फोबोस और डिवोस। और सबसे ज़्यादा उपग्रह आपको शनि का है, 82 उपग्रह शनि को है। और सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का जो गैनीमीड है। और बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या की बात करें तो आपको 79 उसका उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। कोलिमा ज्वालामुखी, एटना ज्वालामुखी, फ्यूजिमा ज्वालामुखी और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। तब भूमध्य सागर के स्तंभ की ज्वालामुखी किसे कहा जाता है? यह बात पूछा गया तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर 13, आसवन बांध किस नदी पर है? आसवन बांध जो है वह किस नदी पर है? अमेजन, नील, कांगो और लिम्पोपो। तो आसवन नदी की बात करें तो यह नील नदी पर है। विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करेगा तो आपको नील नदी है जिसकी लंबाई 66 से 90 किलोमीटर है और यह नदी मिस्र से निकलती है। अपवाह तंत्र के अनुसार पूछेगा कि सबसे लंबी नदी कौन है? तो अमेजन नदी है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है? मूसी, कोयना, दूधगंगा और जलांगी। तो पूछा गया कि कौन सा नदी जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है? तो आपको 1, 2 और 3, जालंगी नहीं है, मूसी है, कोयना है और दूधगंगा है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई की बात करें तो ये 14 से 1 किलोमीटर है और यह महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून, पूर्व मानसून, उत्तर पश्चिम मानसून और परिवर्तित मानसून। तो दक्षिण पश्चिम मानसून के तहत 76% बारिश भारत में होता है।
सबसे पहले मानसून की बात करें तो मानसून केरल में आता है जून के प्रथम सप्ताह में। क्वेश्चन नंबर 16, पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य का सीमा लगता है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम जो यूपी पेट का हुआ था उसमें पूछा गया था। 3, 4 और 5, 6, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 5। 5 राज्य का सीमा लगा है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं आप याद जरूर करेंगे। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, यह 5 राज्य है जो कि बांग्लादेश से सीमा लगता है। और सबसे ज़्यादा सीमा आपको WB यानी कि पश्चिम बंगाल का सीमा बांग्लादेश से लगता है। और बांग्लादेश का सीमा पूरे भारत से बात करेगा तो 4096.6 किलोमीटर लगा है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत तथा चीन के मध्य में मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? मैकमोहन रेखा 1896 में, 1914 में, 1950 में और 1962 में। तो इसका आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में सर रेडक्लिफ के द्वारा की गई थी। और भारत और पाकिस्तान के बीच में आपको रेडक्लिफ रेखा है। 1896 में भारत और अफगानिस्तान के बीच अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा था। 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। और 1962 की बात करें तो 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? शिमला तथा मनाली भी घूमने वाला काफ़ी अच्छा जगह है। एक बार जरूर आप घूमने शिमला और मनाली जाइएगा। ट्रांस हिमालय में, शिवालिक में, हिमाद्री में और लघु हिमालय में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि लघु हिमालय में। क्वेश्चन नंबर 19, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सीमा सुरक्षा बल यानी कि SSB 1960 में, 1962 में, 1965 में और 1969 में। जब सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की बात करें तो 1965 में इसकी स्थापना किया गया था। 1969 में CISF की स्थापना की गई थी। 1960 में STD सेवा की स्थापना हुआ था। और 1962 में भी मैंने चर्चा किया भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, प्रादीपीय भारत निम्न हिम युग में किस युग से हिमांकृत होता है? प्रादीपीय भारत यूरेनियम हिमयुग, कार्बोनिफेरस हिमयुग, प्लास्टिनोसिस हिमयुग और लिटिल हिमयुग। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि प्लेस्टोनिस हिमयुग। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? यहाँ पर पूछा गया कि नहीं है। गोदावरी डेल्टा, गंगा डेल्टा, हिमालय और पश्चिमी तट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी गंगा डेल्टा। गोदावरी डेल्टा में है, हिमालय में है और पश्चिमी तट में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है राजनीतिक की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक कौन है? राजनीतिक के रपटीली राहें पुस्तक का लेखक कौन है? लाल कृष्ण अडवाणी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और जयप्रकाश नारायण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लिखा गया था। प्रिजन डायरी आपको जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखी गई थी। राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? मैंने इस क्वेश्चन का डिस्कशन में कई बार चर्चा किया है और इसीलिए मैंने बार बार आपको बोलता हूं कि क्वेश्चन का डिस्कशन अच्छे से सुनेंगे तो आपको रिपीट क्वेश्चन मिलेगा और गलती होने की संभावना कभी भी नहीं रहेगी। 18 मार्च को, 24 अप्रैल को, 13 मई को और 18 अप्रैल को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? राष्ट्रीय आय समिति का गठन M विश्वेश्वरैया, PC महानलोबिस, दादा भाई नौरोजी और विकास शेखावत। तो इसका आंसर की बात करें तो PC महानलोबिस की अध्यक्षता में की गई थी। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के 3 बार अध्यक्षता की है, आपको 1886 में, 1893 में और 1906 में। क्वेश्चन नंबर 25,
मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया गया है? मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत जनसंख्या को, शिक्षा को, प्रति व्यक्ति आय को और जीवन प्रत्याशा को। तो किसे शामिल नहीं किया गया? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, जनसंख्या को शामिल नहीं किया गया है और बाकी शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना आपको प्रथम पंचवर्षीय योजना के शासनकाल में किया गया था और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक था। क्वेश्चन नंबर 27, आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? आर्थिक दृष्टिकोण से तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। और ऑप्शन डी की बात करें तो ए और बी दोनों के। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, संविधान सभा का द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के गठन के समय भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और जेबी कृपलानी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि सरदार पटेल थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करेगा तो आपको भीमराव अंबेडकर थे। संचालन समिति की बात करेगा तो राजेंद्र प्रसाद थे और झंडा समिति की बात करेगा तो जेबी कृपलानी थे। तो ये चारों चीज को अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे भारतीय संविधान में 10 देशों से कुछ न कुछ स्रोत लिया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि उपराष्ट्रपति अमेरिका से, रूस से, कनाडा से और आयरलैंड से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि अमेरिका से उपराष्ट्रपति लिया गया है। और महाअभियोग की प्रक्रिया भी राष्ट्रपति का अमेरिका से ही लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। रूस की बात करें तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। और संघात्मक व्यवस्था की बात करें तो कनाडा से लिया गया है। और आयरलैंड से नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, विधायकों तथा सांसद के द्वारा ली जाने वाली शपथ की प्रतिज्ञा प्रारूप किस अनुसूची में है? तो मैंने इसके भी बारे में आपके सामने बहुत बार चर्चा किया हूँ। दूसरी अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में, चौथी अनुसूची में और छठी अनुसूची में। तो शपथ की बात करेगा तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरी अनुसूची में। दूसरा अनुसूची की बात करें तो वेतन भत्ता की बात कहा गया है। और चौथी अनुसूची अनुसूचित जनजाति की बात कही गई है। भारत में 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अनुसूची के तहत शपथ नहीं दिलाया जाता है। पहला आपको राष्ट्रपति है जिनको अनुच्छेद 60 के तहत शपथ दिलाया जाता है। दूसरा व्यक्ति उपराष्ट्रपति है जिसका 69 अनुच्छेद के तहत शपथ दिलाया जाता है। और तीसरा व्यक्ति आपको राज्यपाल है जिनको 159 के तहत शपथ दिलवाया जाता है। तो ये सारे अनुच्छेद को आप अच्छे से याद रखेंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछता है और जल्दीबाजी में स्टूडेंट आपको तीसरी अनुसूची मार देते हैं और गलत आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति अपने पद के अनुसार क्रमशः क्या हैं? 12 एवं 13 वर्तमान में पूछा गया, 13 एवं 14, 15 एवं 13, 15 एवं 14। तो भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि 15 और 14। राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू बनी है वह 15वें राष्ट्रपति बनी है और उपराष्ट्रपति जो जगदीश धनखड़ जी बने हैं वो 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के किस राज्य के विशेष राज्य का दर्जा किस फार्मूले के आधार पर दिया जाता है? भारत में किसी भी राज्य को विशेष राज्य का जो दर्जा दिया जाता है कौन से फार्मूला पर दिया जाता है? जैसे बिहार विशेष राज्य का दर्जा हमेशा मांगने के प्रयास में रहता है और केंद्र सरकार इसे विशेष राज्य का दर्जा नहीं देती है। तो डोमर फार्मूले, महानुलोबिस फार्मूले, रंगराजन फार्मूले और गडगिल फार्मूला। तो इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि गडगिल फार्मूले के अनुसार ही विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है किसी भी राज्य को। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संसद को औपचारिक स्थापना कब हुआ था? भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना 26 जनवरी 1950 को,
26 नवंबर 1949 को, 31 मई 1952 और 23 जून 1951। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 31 मई 1952 को किया गया था। और भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर 1950 को। और भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 का आ रहा है, पंचायती राज संबंधित प्रमुख समितियां में किसका मिलान गलत है, यानी कि गलत को चुनना है। तो बलवंत राय मेहता जो त्रिस्तरीय पंचायती राज से संबंधित थे वह बिल्कुल सही है 1957 में। अशोक मेहता समिति की बात करें तो अशोक मेहता समिति आपको द्विस्तरीय थे, वो 1977 में। ये थे त्रिस्तरीय, अशोक मेहता द्विस्तरीय। जीके राव समिति की बात करें तो 1985 से संबंधित है। और LM सिंधिया 1988 से नहीं होगा, यही गलत है, गलत को पूछा जाता तो इसका आंसर आपको ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 35, चीन का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से क्या है? चीन का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है, टेबल टेनिस है, जूडो है और बेसबॉल है। तो चीन का राष्ट्रीय खेल की बात करें तो टेबल टेनिस है। बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है और भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? भारत ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक सबसे पहले कब जीता? 1900 में, 1924 में, 1928 में और 1986 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1900 में सबसे पहले ओलंपिक पदक जीता था। 1924 की बात करें तो 1924 में महात्मा गांधी के द्वारा कांग्रेस का पहली बार अध्यक्षता की गई थी, जो कि बेलगांव आपको कर्नाटक में पड़ता है। 1928 की बात करें तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 37, किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? किसी जीवित शरीर के भीतर नेफ्रोसिस, नेक्रोसिस, न्यूट्रोफिलिया और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, नेक्रोसिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान विकिरण ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, बी और सी दोनों, यानी कि रासायनिक और यांत्रिक दोनों। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको रासायनिक ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन जो है ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। तो जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो कौन सा नहीं है? तो नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? शार्क, चूहा, चमगादड़ और सभी। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा नहीं है, तो इसमें शार्क नहीं है, चूहा और चमगादड़ है लेकिन शार्क नहीं है, स्तनपायी जंतु। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूत्र का एक समान घटक है? मानव मूत्र का एक समान घटक है। सोडियम, एल्बुमिन, यूरिया और सभी। तो कौन सा इसमें है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि एल्बुमिन है। यूरिया के सूत्र की बात करें तो NH2CH NH2 यूरिया का सूत्र होता है। सोडियम का संकेत आपको Na होता है और इसका एटॉमिक नंबर की बात करें तो 11 होता है। क्वेश्चन नंबर 42, 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्ट लगाया जाता है तो प्रतिरोध के द्वारा खर्च कुल शक्ति कितनी होगी? यह बात आपसे पूछा गया है। तो कितना खर्च होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि 1500 वाट खर्च होगा। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किसे विलयन भी कहा जाता है? किसे विलयन भी कहा जाता है? यौगिक, समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण और सस्पेंशन। तो किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, समांगी मिश्रण को कहा जाता है। जल एक यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 44,
तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तुल्यकारी उपग्रह की परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? 24 घंटा, 36 घंटा, 30 दिन और 365 दिन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि 24 घंटा होता है। क्वेश्चन नंबर 45, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगा, बढ़ेगा, शून्य होगा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है एक्स किरण किस प्रकार की तरंग है? एक्स किरण जो है वह किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, विद्युत चुंबकीय और ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। तो एक्स प्रकार की किरण जो है आपको विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है और ध्वनि की बात करें तो अनुदैर्घ्य तरंग है। क्वेश्चन नंबर 47, जब किसी वस्तु के दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? 1, 2, 5 और अनंत। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी अनंत। क्वेश्चन नंबर 48, वर्णदाता नामक रोग किसके प्रयोग के द्वारा दूर किया जा सकता है? वर्णदाता अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बाइफोकल लेंस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वर्णदाता जो कलर ब्लाइंडनेस होता है वह किसी से भी उपचार नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है? नाइट्रोजन, आर्गन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको आर्गन। आर्गन एक इनर्ट गैस है जिसका एटॉमिक नंबर 18 होता है। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे ज़्यादा 78% पाया जाता है और ऑक्सीजन आपको 21% वायुमंडल में पाया जाता है और ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई देता है? यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बीपीएससी में पूछा गया था। स्ट्रॉन्सियम के कारण, सोडियम के कारण और बेरियम के कारण और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो आतिशबाजी में हरा रंग जो है आपको बेरियम के कारण दिखाई देता है और स्ट्रॉन्सियम के कारण आपको लाल रंग दिखाई देता है। अगर पूछेगा कि पीला रंग किसके कारण दिखाई देता है तो तांबा यानी कॉपर के कारण पीला रंग दिखाई देता है। तो इस तरह 50 क्वेश्चन जो था आपके सामने मैं इसका डिस्कशन किया। अब आइए मैं आपके सामने कुछ स्मरणीय तथ्य जो इम्पोर्टेंट दिया है उसे मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं। मुस्लिम एवं कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य में लखनऊ समझौता कब हुआ था? लखनऊ समझौता लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में 1916 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष था आरसी मजूमदार के द्वारा किया गया था। इसी के समय में रॉलेट एक्ट 1919 में पारित भी कर दिया गया था। इसी के शासनकाल में शिक्षा संबंधी सैडलर आयोग का गठन कब किया गया था? 1917 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में किया गया था। जलियांवाला जो बाघ हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इन्हीं के शासनकाल में जलियांवाला बाघ हत्याकांड भी हुई थी। इन्हीं के शासनकाल में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 से किया था। ये डेट को आप अच्छे से याद रखेंगे, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। चौरी चौरा कांड के फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के कारण। इसी के समय में पहली बार भारत में इलाहाबाद में सिविल परीक्षा की शुरुआत की गई थी 1922 में। सिविल परीक्षा की शुरुआत किया गया था 1922 में। साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा था 13 फरवरी 1928 लॉर्ड इरविन के समय में। लॉर्ड इरविन के समय में साइमन कमीशन पहुंचा था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 को हुआ था, उस समय भारत के वायसराय थे आपको लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के शासनकाल की बात करें तो 1926 से लेकर 1931 तक था। सांप्रदायिक पंचायत यानी कि कॉमन वार्ड की घोषणा 16 अगस्त 1932 को किया गया था। यह भी बात आप अच्छे से याद रखेंगे।
पूना समझौता कब हुआ था? जो मद्य निषेध का 76 पोस्ट का एग्जाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अंग्रेजों के द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? अंग्रेजों के द्वारा अगस्त प्रस्ताव आपको 1940 में 8 अगस्त को लाया गया था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। पहली बार पाकिस्तान की मांग 1940 में लाहौर अधिवेशन में किया गया था चौधरी रहमत अली के द्वारा। क्रिप्स मिशन भारत आया था मार्च 1942 में। क्रिप्स मिशन जो था वह भारत आया था मार्च 1942 में। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के तरफ से आधिकारिक वार्ताकार जवाहरलाल नेहरू एवं अबुल कलाम आजाद ने किया था। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक वार्ताकार जवाहरलाल नेहरू एवं अब्दुल कलाम आजाद ने थे। अब आइए, एक तरफ गोलमेज है और दूसरे तरफ उसका वर्ष है। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो आपको 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो 7 सितंबर 1931 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो 17 नवंबर 1932 को तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सुप्रू थे। ये भी बात आप अच्छे से याद रखेंगे और महिला पूछेगा तो आपको एनी बेसेंट है। अगला, कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया था। इसके सदस्य थे स्टॉप, क्रिप्स, पैंथिंग, लॉरेंस और एबिक एलेक्जेंडर। इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी 67वीं के एग्जाम में पूछा गया था। तो आप खुद ही एनालिसिस कर सकते हैं कि एक सेट से कितना क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है। माउंटबेटन योजना घोषित किया गया था 3 जून 1947 को। माउंटबेटन जो योजना था उसे घोषित किया गया था 3 जून 1947 को। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को प्रस्तुत किया गया था। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को प्रस्तुत कब किया गया था? 4 जुलाई 1947 को। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को स्वीकार कब किया गया था? तो 18 जुलाई 1947 को पेश किया गया आपको 4 जुलाई 1947 और उसे स्वीकार किया गया 18 जुलाई 1947। अब आइए, एक तरफ आंदोलन है, प्रभावित क्षेत्र है और वर्ष है। सन्यासी विद्रोह जो है वह बिहार बंगाल से संबंधित है, 1700 से 1800 के बीच था। फकीर विद्रोह आपको बंगाल में है। फकीर विद्रोह आपको बंगाल में है। पालीगारो विद्रोह कहाँ पे है? तो पालीगारो विद्रोह आपको तमिलनाडु में है। पालीगारो विद्रोह तमिलनाडु में है। भील विद्रोह पश्चिम घाट में है। भील विद्रोह पश्चिम घाट में है। रामोसी विद्रोह कहाँ है? रामोसी विद्रोह की बात करें तो यह अब भी पश्चिम घाट में है। अहोम विद्रोह की बात करें तो अहोम विद्रोह आपको असम में है। कोल आंदोलन कहाँ पे है? कोल आंदोलन आपको छोटा नागपुर में है। कोल आंदोलन छोटा नागपुर में है। बहावी आंदोलन बिहार उत्तर प्रदेश, यह याद रखेंगे। बहावी आंदोलन बिहार उत्तर प्रदेश। और संथाल विद्रोह जो है बिहार एवं बंगाल। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1856 में। 55-56 में सिंधु और कानू, इसे आप दोनों चीज़ को याद रखेंगे। नील विद्रोह की बात करें तो नील विद्रोह आपको हुआ था बिहार और बंगाल में। रामपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में। रामपा विद्रोह हुआ था आंध्र प्रदेश में। मुंडा विद्रोह आपको झारखंड में, ये भी याद रखेंगे 1899 से लेकर 99 तक। और मोपला विद्रोह काफ़ी भी आई है। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था 1921 में अली मुस्लियार के द्वारा। तो इस तरह आपके सामने मैंने स्मरणीय तथ्य का भी काफ़ी अच्छे तरह से डिस्कशन किया है, जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस सीट से आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलता है। जो भी स्टूडेंट इस सीरीज को कंटिन्यू फॉलो करते आए होंगे तो जो भी लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाइएगा तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाता है। और तीनों सीरीज जो होता है उसमें आप पार्टिसिपेट हो, आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो चलिए मैं इसी के साथ सेशन के समाप्त करता हूँ। मिलेंगे ग्रुप डिस्कशन लाइव में 6:30 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।